व्यास एकेडमी बाराबंकी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सोनी। आज की इस क्लास में शुरू करते हैं विज्ञान, विशेषकर रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। एक एक पार्ट को हम लोग जो है क्लियर करेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। प्रायः देखा गया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम जो हैं उनमें समय अम्लों से जुड़ा मामला आता है, अम्लों से जुड़े प्रश्न आते रहते हैं। तो रसायन विज्ञान में हम लोग जो है अम्लों को पढ़ेंगे। जनरली अम्ल को एसिड बोला जाता है। अम्ल को क्या बोला जाता है? एसिड। ठीक है। एसिड वर्ड एसर से जनरेट हुआ है। किस वर्ड से जनरेट हुआ है? एसर। ठीक है, इस एसर वर्ड से जनरेट हुआ है। इस एसर का मीन्स मतलब होता है शोर। शोर मीन्स आपको पता है खट्टा। तो नाम से जो ड्राइव्ड हुआ है, कहने मतलब जिस वर्ड से एसिड वर्ड एक एसर वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है एसर, एसर से ड्राइव्ड हुआ है एसिड। तो जनरली एसिड का मतलब, एसर का मतलब है शोर। शोर मीन्स खट्टा। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? एसिड को पढ़ने के लिए जनरली ऐसा बोला जाता है कि स्वाद में ये खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। ये जनरल अवधारणा है, लेकिन आपको परिभाषा पढ़नी है कि अम्ल क्या है। तो अगर एक पहला प्रश्न बनता है कि अम्ल क्या है, अम्ल क्या है, तो देखिए अम्ल क्या है। इसकी परिभाषा देने के लिए हमारे पास तीन कंसेप्ट हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट को। नंबर 1 पे देखेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंसेप्ट है आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस संकल्पना। ये आर्हेनियस संकल्पना क्या है? अम्लों को लेकर के एक कंसेप्ट दिया गया आर्हेनियस साहब के द्वारा, जिसे आर्हेनियस संकल्पना बोला जाता है। इस आर्हेनियस संकल्पना के अंतर्गत क्या आएगा? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देते हैं वो कहलाएंगे अम्ल। तो आर्हेनियस संकल्पना में आर्हेनियस के अनुसार अम्लों की परिभाषा बताई गई। उस परिभाषा को हम लोग लिख लें तो क्लियर हो जाएगा कि अम्ल है क्या। ठीक है, अम्ल वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में जलीय विलयन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में H+ आयन, जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। H+ आयन देने की जो क्षमता रखते हैं पदार्थ वो कहलाते हैं अम्ल। उदाहरण देखिए आर्हेनियस के अनुसार, आप उदाहरण देखिए। जैसे आर्हेनियस ने एक एग्जाम्पल दिया HCl का। इसको कहा कि जल में जब आप इसे घोलोगे, तो जल में जब इसे इसका विलयन बनाओगे, जल में इसे डालोगे तो वो H+ जनरेट करेगा प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट H+ जनरेट करता है वो कहलाता है अम्ल। तो ये देखो H+ जनरेट करता है ये प्रोडक्ट, ये पदार्थ, ठीक है, ये यौगिक, तो ये बोला जाएगा अम्ल। क्योंकि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वही पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और एक कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना, H+ आयन कौन पदार्थ देंगे? जिनके पास H होगा ना। जिन पदार्थों के पास H नहीं होगा वो फिर कैसे जनरेट करेंगे? तो इसकी एक लिमिटेशंस आ जाएगी, वो पहली बात की बात है। अभी एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देख लो H2SO4। इसको जब आप जल में डिजॉल्व करते हो, आप घटित करोगे, कहने का मतलब, तो जल में ये घुलने पर ये भी H+ आयन जनरेट करता है। ठीक है, SO4 माइनस, तो ये H+ आयन जनरेट करता है जनरली। इसी कारण जो है ये कहलाएगा एसिड, ये एसिड कहलाएगा आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आप देखो CH3COOH। इसको आप डिजॉल्व करो, इस एसिड को, इस कंपाउंड को, मतलब इस यौगिक को डिजॉल्व किया गया तो ये टूटा H+ में, तो
CH3CO माइनस में, ठीक है। ये H प्लस जनरेट कर रहा है, इस कारण ये एसिड कहलाएगा। तो अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में H प्लस आयन जनरेट करते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। तो अम्लों के बारे में आरएनएस का कंसेप्ट यही है। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं। या अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। जैसे H प्लस आयन में कितना H प्लस दे रहा है अलग कंसेप्ट है, लेकिन H प्लस आयन अगर जनरेट हो रहा है जलीय विलयन में तो वो कहलाएगा अम्ल। तो अम्लों की एक परिभाषा यही है आरएनएस के अनुसार कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक कमी आ गई इस कंसेप्ट में। कमी ये है कि जिनके पास H प्लस आयन है वही तो जलीय विलयन में H प्लस आयन जनरेट करेगा, ठीक है। और जिनके पास H नहीं है तो कैसे पहचानोगे कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, ठीक है। जैसे हम लिख दें AlCl3। अब आपसे पूछा जाए कि ये अम्ल है कि क्षार है, तब आप इस कंसेप्ट से नहीं बता पाओगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो इसके लिए कोई दूसरा कंसेप्ट आएगा, फिर तो उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो अम्ल ये तो निश्चित हो गया कि हाँ जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस देते हैं वो अम्ल है। लेकिन कुछ कमियां आ गई, इसके लिए जल आवश्यक है क्योंकि जलीय विलयन में H प्लस आयन जनरेट होता है। दूसरी बात, कुछ पदार्थों की व्याख्या नहीं कर पाए जैसे AlCl3 की, तो इसलिए जो है इसकी कुछ सीमाएं हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर जो है वो कहलाता है आरएनएस कंसेप्ट या आरएनएस संकल्पना। तो इसके बाद दूसरी संकल्पना आती है ब्रॉन्स्टेड-लोरी की संकल्पना, क्योंकि जब ये इसकी सीमाएं हैं ये निश्चित सीमा तक लागू होती है। क्योंकि देखो ये LCl3 पर जो है नहीं लागू हो पा रहा है ये कंसेप्ट, क्योंकि अब नहीं बता पाओगे कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो इसके लिए दूसरा कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। तो अम्लों की आरएनएस संकल्पना, ठीक है, ये यही है। अब आरएनएस संकल्पना से एक ही प्रश्न बनेगा कि वो पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं हाइड्रोजन आयन, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। एक प्रश्न यहाँ से तैयार होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट को। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट को इसको हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट जो अम्लों से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, ठीक है। ये आरएनएस कंसेप्ट क्लियर हुआ। अम्लों से जुड़ा एक कंसेप्ट और है जिसे बोलते हैं आरएनएस, जिसे बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। इसके बाद आता है दूसरा कंसेप्ट अम्लों से जुड़ा हुआ ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट या अवधारणा। क्या है ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा? इसको देखते हैं। इन्होंने बताया कि वह पदार्थ या अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है वो कहलाता है अम्ल। अम्लों की परिभाषा ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार क्या होगी? उनके अनुसार तो आरएनएस साहब के अनुसार तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पदार्थ जो H प्लस आयन प्रोटॉन, H प्लस आयन मतलब प्रोटॉन। देखिए एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि H प्लस प्रोटॉन को H प्लस आयन नहीं बोलते हैं। H प्लस आयन बराबर प्रोटॉन, ये कैसे? ये आगे कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एटम है। इसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु क्रमांक 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसीलिए परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। तो अब देखो इसका हाइड्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं हाइड्रोजन का, ये हो गया नाभिक, ठीक है। नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। प्रोटॉन, इसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन होगा, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होगा, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक ऐसा एटम यही है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन नहीं है कहने का मतलब हाइड्रोजन में।
एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं नाभिक के, प्रोटॉन एक है नाभिक के अंदर, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये बनेगा H प्लस आयन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर। तो इसी हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन है, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर H प्लस बनेगा, इसे बोलोगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो केमिकली देखें तो हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन एक ही चीजें हैं, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो केवल बचा प्रोटॉन, केवल बचा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन लगभग बराबर एक ही चीजें हैं। तो बात एक ही है, चाहे कहो हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है और चाहे कहो एक प्रोटॉन जनरेट करता है। तो जो पदार्थ, वे पदार्थ या वे अणु या आयन जो ठीक है प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड-लोरी का है, ठीक है। इनके अनुसार अम्ल क्या है? वे अणु या आयन जो प्रोटॉन देते हैं या प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो प्रोटॉन देते हैं या प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। तो यहाँ पर अम्ल प्रोटॉन दाता हुए ना, प्रोटॉन दाता। अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन जनरेट करते हैं ना, प्रोटॉन दाता। तो आपसे ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि अम्ल जो है, अम्ल वो प्रोटॉन दाता है, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन जनरेट करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन दाता है। और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो है क्षार, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो होता है क्षार। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है, कहने मतलब वे अणु या आयन जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अब इससे एक प्रश्न बनेगा, इस कंसेप्ट से, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट से एक प्रश्न बनेगा। तो एक प्रश्न बनेगा इसी अवधारणा से, ठीक है। अम्लों को लेकर के एक प्रश्न बनेगा कि अम्ल एक यौगिक है, जो विकल्प दे रहे हैं वहां पर आपको बताना है कि अम्ल क्या है। वहां तो आपने आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार एक प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न बनेगा ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के अनुसार। तो दोनों कंसेप्ट के अनुसार प्रश्न कैसे बनेंगे, इसीलिए दोनों कंसेप्ट पढ़ाए गए, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी को एक बार अच्छे से देख लो, इससे एक प्रश्न जनरेट करने वाले हैं हम लोग। ब्रॉन्स्टेड-लोरी की अवधारणा के अनुसार वे अणु या आयन जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण आपको बता दें, देखो अब आगे बढ़ें। जैसे कि हम एक उदाहरण बताते हैं कि कौन से अणु होते हैं जो H प्लस देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। जैसे NH4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? NH4 प्लस, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है, आयन यहाँ तो लिखा है, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ अमोनियम आयन ले रहे हैं, ठीक है, अमोनियम आयन एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। अब ये करेगी क्या? अगर ये आयन एक प्रोटॉन डोनेट करता है, एक प्रोटॉन देता है, तो ये अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अगर ये ग्रहण करेगा प्रोटॉन तो ये क्षार कहलाएगा। तो ये क्या है? ये अम्ल है कि क्षार है? आगे देखो, जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तब क्लियर हो पाएगा कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो ये NH4 H प्लस जो जनरेट करेगा, H3NH3 बनाएगा, ठीक है। ऐसे H प्लस डोनेट करता है NH4, ठीक है। तो H प्लस क्या है? ये है यहाँ पे प्रोटॉन। H प्लस क्या है? ये है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन का सिंबल यही माना जाता है, H प्लस, इसे प्रोटॉन बोलेंगे। तो ये प्रोटॉन डोनेट देता है, ये प्रोटॉन देता है कहने का मतलब, तो ये कहलाएगा अम्ल। ये क्या कहलाएगा? अम्ल। इसने प्रोटॉन त्याग किया है ना, तो ये कहलाएगा अम्ल। इसी को ऊपर थोड़ा लिख के हम समझाते हैं, नीचे शायद कम दिख रहा हो इसलिए ऊपर लिखा दिया जा रहा है। यहाँ का उदाहरण देखिए फिर से, ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार उदाहरण देखिए। ये यहाँ पर लिखा NH4 प्लस, इसने एक प्रोटॉन डोनेट किया और जो है NH3 बनाया। NH3 क्या है? NH3 संयुग्मी क्षार है। ये अवधारणा कहती है कि अम्ल जो होते हैं
वो H+ डोनेट करते हैं, प्रोटॉन देते हैं और संयुग्मी क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार। ठीक है, संयुग्मी क्षार बनाते हैं। तो देखो एक उदाहरण हम ऊपर लिखा है, अम्ल अगर होगा तो अगर ये पदार्थ प्रोटॉन दे रहा है, संयुग्मी क्षार बना रहा है, तो ये अम्ल है, अम्ल। तो इनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, संयुग्मी क्षार बनाते हैं। संयुग्मी क्षार की अवधारणा भी आगे डिस्कस की जाएगी कि संयुग्मी क्षार क्या होता है। संयुग्मी क्षार जब प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो अम्ल बन जाता है। संयुग्मी क्षार जब प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा तो ये अम्ल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया इनकी ब्रोशेल-डोरी के अनुसार अम्ल क्षार एक साथ साथ समझाए जाते हैं कि अम्ल और क्षार क्या है। लेकिन आपको ऐसे बताया गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल, या प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, कहलाते हैं अम्ल। तो NH4 जैसे आपने समझा कि ये एक प्रकार से अम्ल है। एक और उदाहरण बताएं, HCO3-। HCO3- देखो फिर एक आयन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये भी अम्ल है। कैसे? क्योंकि एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। देखो H+ और CO3-। देखो ये प्रोडक्ट, ये पदार्थ या ये आयन एक प्रोटॉन देता है और संयुग्मी क्षार बना रहा है, तो ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। तो अम्ल वे पदार्थ या अणु या आयन हैं जो एक प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, वो अम्ल कह रहे हैं। कहने का मतलब अम्ल वे अणु या आयन है जो एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं। ये ब्रोशेल-डोरी का कंसेप्ट है। अब प्रश्न बनने वाले हैं, इन्हीं कंसेप्ट से एक प्रश्न बनेगा। कौन से प्रश्न बनेंगे, कैसे हल करेंगे उन प्रश्नों को, इन दोनों कंसेप्ट से देखो जरा। तो अम्ल क्या है, इस बात को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अम्ल क्या है। अभी अम्लों के लक्षण पढ़े जाने हैं, मतलब गुण। तो अम्ल की परिभाषा देखो, वह पदार्थ, प्रश्न एक करिए। देखो, वह पदार्थ या यौगिक, कुछ भी हो सकता है ब्रैकेट में, वह पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, ये पहले वाले कंसेप्ट से है, जो हाइड्रोजन आयन देता है कहलाएगा, कहलाता है। वह पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या कहलाता है? विकल्प हम बता रहे हैं, अम्ल, दूसरा विकल्प है क्षार, तीसरा विकल्प बना रहे हैं लवण, और चौथा विकल्प हम दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो पहले जो आर्हेनियस कंसेप्ट बताया उससे के अनुसार आप देखो इस प्रश्न को हल करो। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार यही इसका उत्तर होगा, अम्ल। क्योंकि आपने पढ़ा आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो उस कंसेप्ट का प्रयोग ऐसे होगा। कहने का मतलब वो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा उस कंसेप्ट से, आर्हेनियस कंसेप्ट से। तो हम समझ में आ गया। तो दूसरा कंसेप्ट हमने बताया ब्रोशेल-डोरी का, उससे एक प्रश्न बनने वाला है। कैसे बनेगा उससे प्रश्न? अब उस दूसरे प्रश्न को देखें। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम जो है दूसरा प्रश्न बनाते हैं अम्लों को लेकर के, ठीक है। देखो है दूसरा प्रश्न। अम्ल एक यौगिक है जो, ऐसे प्रश्न बन सकता है। अम्लों का प्रश्न ऐसे बन सकता है। कैसे बनेगा? अम्ल एक यौगिक है जो, अम्ल एक यौगिक है, ठीक है, यौगिक है जो, बस इसका करके छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब विकल्प में है। अम्ल एक यौगिक है जो, ठीक है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, विकल्प एक है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। दूसरा विकल्प बनाते हैं प्रोटॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। बहुत साधारण तरीके से आप समझ जाओगे। ये दो प्रश्न अगर कर लिए तो हमसे कोई प्रश्न गलत होगा नहीं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटॉन का त्याग करता है,
इसके बाद बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है। उत्तर बहुत लोगों ने दे दिया होगा, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पहले क्लियर हो गया होगा कि ये प्रश्न बॉन्स्टेड लोरी से बना हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए और बताइए कि अम्ल एक यौगिक है जो, विकल्प के अनुसार आप जानोगे कि ये ब्रॉन्स्टेड लोरी से पूछा जा रहा है कि आर्हेनियस कंसेप्ट से पूछा जा रहा है। आपको पता है कि अम्ल एक यौगिक है, आपको पता है कि वह अणु आयन जो प्रोटॉन त्यागते हैं वो भी तो अम्ल कहलाते हैं। तो प्रोटॉन का त्याग करता है, विकल्प में आपका मिल गया प्रोटॉन का त्याग करता, तो अम्ल एक यौगिक है जो प्रोटॉन का त्याग करता है। इस तरीके से एक प्रश्न कवर हो गया कि अम्ल एक यौगिक है जो प्रोटॉन का त्याग करता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या है, अम्ल क्या है? अम्ल दो अवधारणाएं हैं अम्लों को लेकर के। एक तो अवधारणा आपने देखा कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। रीजन आप जाने रहिए, H+ आयन वही देगा जिसके पास H+ होगा। तो जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो कहलाएंगे अम्ल जलीय विलयन में। इसके बाद आगे बढ़ो, दूसरा कंसेप्ट आया ब्रॉन्स्टेड लोरी का कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। तो जो प्रोटॉन दाता है वो भी अम्ल है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो भी अम्ल है। तो अम्ल क्या है इतना क्लियर हो गया कहने का मतलब। एसिड वर्ड से डायरेक्ट है, एसिड वर्ड इतना तो समझ में आ गया। अब अम्लों के लक्षण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गुण। ये गुण से प्रश्न बनेगा, प्रकार से प्रश्न बनेगा, अम्लों के प्रकार से प्रश्न बनेगा कि अम्ल कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे हम लोग। अम्ल क्या है, इसके बाद हो गया अम्ल क्या है पूरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं अम्लों के लक्षण या गुण। तो हेडिंग बना लेना है अम्लों के गुण। अम्ल को अलग पढ़ लेंगे, क्षार को अलग पढ़ेंगे। तो अम्लों के गुण पढ़ने जा रहे हैं कि अम्लों के क्या गुण होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। विकल्प में दिए जाएंगे गुण, तो पूछेंगे क्या अम्ल का गुण है कि क्षार का गुण है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से जनरेट होना है, तो इसीलिए यहाँ से भी पढ़ना है अम्लों के गुण को। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होंगे, कोरोसिव नेचर। तो एसिड जो होंगे वो कोरोसिव नेचर होंगे। कोरोसिव मतलब संक्षारक, ये किसी चीज पे गिरेंगे ना अम्ल, चाहे सतह पे गिरे, निर्जीव सतह पे, और चाहे ये जो है जंतुओं के शरीर पे गिरे, कहीं भी गिरे तो उसकी सतह को रप्चर कर देंगे। ठीक है, नष्ट भ्रष्ट कर देंगे कहने का मतलब। ये जहाँ पर गिरेंगे बहुत फास्ट क्रिया करेंगे कहने का मतलब। ये संक्षारक प्रकृति के होंगे। अम्ल एक गुण देखो, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक, इसको इंग्लिश में कोरोसिव बोला जाता है, कोरोसिव। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव संक्षारक प्रकृति के होंगे, प्रकृति के होंगे। नेचर में संक्षारक प्रकृति के होंगे। ठीक है, नेचर में कैसे होंगे? संक्षारक प्रकृति के होंगे कहने का मतलब। ठीक है, अगला देखते हैं कंसेप्ट। अम्ल विद्युत के चालक भी होते हैं कहने का मतलब। अगर किसी पात्र में या बीकर में आप एसिड को फिल कर दीजिए, भर दीजिए एसिड से, तो उसमें करंट फ्लो होगा कहने का मतलब। करंट फ्लो होगा, तो विद्युत के चालक भी होते हैं अम्ल। तो एक कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक प्रश्न बन सकता है, विकल्प में आएगा ये सब। ठीक है, दूसरी बात याद रखना कि अम्ल, ठीक है, अम्ल चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। चालक दो तरह के होते हैं, एक ताप के चालक, उष्मा ताप के चालक, एक होते हैं विद्युत के चालक। तो अम्ल विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये भी हो गया कहने का मतलब। इसके बाद अगर बात करें अम्ल का एक और गुण, ये तो दो गुण हो गए अम्ल। अम्ल संक्षारक प्रकृति के होंगे, अम्ल विद्युत के चालक होंगे, और स्वाद में खट्टे होंगे। एक और लक्षण लिख लीजिए अम्लों का। अम्लों की एक और प्रवृत्ति है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जनरल अवधारणा ये बनी है, सामान्य अवधारणा, कि अम्ल क्या है, किसी से पूछो तो वही बताएगा कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। तो खट्टे पदार्थ सब एसिड बोल दिए जाते हैं, लेकिन अम्ल स्वाद में खट्टे, तो कुछ और चीजें भी खट्टी हो सकती हैं। खट्टेपन का कारण हाँ बहुत कुछ अम्ल है। किसी पदार्थ, कोई खाद्य पदार्थ है वो खट्टा है, तो उसमें कुछ ना कुछ कारण तो होगा कि हाँ अम्ल है कोई ना कोई।
ठीक है। तो अम्ल की वजह से खट्टापन आता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं कहने का मतलब। तो खट्टेपन से आप पहचान पाओगे कि हाँ इसमें अम्ल है, ये अम्ल है, लेकिन ऐसे पहचाना नहीं जाएगा व्यवहारिक रूप से, ठीक है। लिखित रूप में तो ठीक है, जो खट्टे पदार्थ हैं वो अम्ल हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं पहचान सकते। जैसे मान लो हम 1 2 3 ABC 3 बीकर में किसी भी टेस्ट ट्यूब में रख दे 3 सॉल्यूशन और बोले कि कौन सा एसिड है, तो आपको पता है कि जो खट्टे होंगे वो एसिड होंगे, जो खट्टे होंगे वो एसिड होंगे निश्चित तौर पे। तो आप क्या करोगे, आप जनरली ये नहीं करोगे कि उसको चाट चाट के देखोगे कि देखे कौन सा खट्टा है वो अम्ल है। ऐसे प्रैक्टिकली संभव नहीं है बहुत, क्योंकि एसिड स्ट्रांग होते हैं बहुत ज़्यादा और दुर्बल भी होते हैं, लेकिन स्ट्रांग एसिड भी होते हैं। तो पता नहीं उसमें स्ट्रांग एसिड दिया हो तो आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे ना स्वाद के आधार पे। कहने तो ठीक है हम स्वाद में खट्टे होते हैं, बात भी सही है, लेकिन आप पहचानने का दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि जो है चाट के बताओ कि हाँ अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं कहने का मतलब। तो ये कंसेप्ट इसलिए बताया गया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कहने का मतलब। तो ये व्यवहारिक रूप से तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना इसको, ठीक है। प्रैक्टिकली तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी सूचक आएंगे, वहाँ से प्रश्न बनेंगे अम्लों के सूचक। तो लक्षण तो यही है, गुण तो यही है कि अम्ल संक्षारक प्रकृति के होंगे, अम्ल विद्युत के चालक होंगे, अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे। कैसे होंगे स्वाद में खट्टे, ये सब गुण हैं, अम्लों के गुण हैं। एक गुण और अम्लों का है, ठीक है। एक गुण कौन सा है, देखो अम्ल जो होते हैं अम्ल एसिड, ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बनेगा कि वह पदार्थ जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है, मुक्त करता है, वो क्या है, वो अम्ल है। अम्ल की एक गुण और जान लो, ये 3 गुण आपको यहाँ पर बता दिए गए। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम जो है एक गुण और बताने जा रहे हैं, इसके बाद अम्ल के गुण हो जाएंगे। फिर अम्ल की पहचान कैसे करते हैं वहां से प्रश्न बनते हैं, इसे सूचक कहते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। तो इतना कवर हो गया अम्ल के गुण। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न आगे हम लोग बनाएंगे। तो एक गुण और लिखना है, तो इसको स्क्रीनशॉट के बाद लिखते हैं। चौथा गुण जो होगा अम्लों का वो है कि अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ, अच्छा ये बात पता होनी चाहिए कि सक्रिय धातु क्या है, ठीक है। सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस, ये याद रखना होगा, ये बड़ा कंसेप्ट है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस, मतलब H2। कौन सी गैस, H2 गैस मुक्त करते हैं। अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सक्रिय धातुएं क्या है, आप आवाज सारणी देख रहे हैं। हाइड्रोजन पहला एस ब्लॉक में, फर्स्ट ए में देखो, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन को छोड़ दो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसके बाद जो बात करें जिंक, उसमें डी ब्लॉक में जिंक, फेरस, ये सब सक्रिय धातु हैं थोड़ा सा, ठीक है। सक्रिय धातुओं की चर्चा हम लोग धातु वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है, धातु अधातु में। तो सक्रिय धातु हम जो लिख रहे हैं वो सक्रिय धातुएं हैं, ठीक है। अम्ल हो गया, अम्ल अगर ये सक्रिय धातु से क्रिया करेगा, ठीक है, तो जानते हो क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेटेलिक साल्ट, धात्विक लवण, क्योंकि धातुओं से क्रिया कर रहा है ना, धातुओं से धात्विक लवण बनाता है और बनाता है एक गैस मुक्त करता है, धात्विक लवण बनाएगा और एक मुक्त करेगा गैस, जिसे बोलोगे H2 गैस। इसको सिंबल ऐसे बनाते हैं, H2 गैस रिलीज हो रही कहने का मतलब। ये जब सामान्य पर वो लिख दी गई रिएक्शन। अब इसको कैसे देखते, कोई अम्ल उदाहरण में लेके देखो, HCl ले ले। HCl एक अम्ल है, आपको पता है, ठीक है। ये गुण चल रहा है अम्लों का, HCl। तो सक्रिय धातु कोई ले रहे हैं कहने का मतलब, जैसे सक्रिय धातु ले ले, H2SO4 ले ले, कुछ भी ले ले कहने का मतलब। तो एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, देखो अम्ल के यहाँ पे ले रहे हैं H2SO4, क्या ले रहे हैं, H2SO4। सक्रिय धातु ले लो जिंक, सक्रिय धातु कौन सी ले लो, जिंक। जिंक एक सक्रिय धातु है कहने का मतलब। तो अब जिंक से रिएक्ट करने जा रहा है हम, ठीक है। रिएक्ट करके बनाएंगे क्या, ये बनाएगा ZnSO4 जो मेटालिक साल्ट है एक प्रकार से, और जो है H2 गैस रिलीज कर रहा है, कहने का मतलब H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो ये देखो H2 गैस रिलीज हो रही है। तो अम्ल कोई भी अम्ल जो ये जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके H2 गैस रिलीज करेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में,
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लो कि अम्ल जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, ठीक है। H2SO4 दूसरा अम्ल ले लिया है, अम्ल H2SO4 एक अम्ल ही है। यहाँ पर Fe ले लिया कहीं, धातु बदल के देखेंगे ना, अम्ल अभी नहीं बदल रहे हैं। सक्रिय धातु Fe ले लिया, अब देखो क्या बनाएगा, आप लोग अपने आप बना सकते हो। H2H+ में टूटेगा, कहने वाला 2 और टूटेंगे, SO4 माइनस माइनस में टूटेगा, ये जब टूटेगा तो ऐसे टूटेगा। अब FeSO4 से क्रिया कर लेगा, FeSO4 से क्रिया कर लेगा, फिर सल्फेट बना देगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, फिर H2 गैस रिलीज हो रही। कहने मतलब ये प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी, ये गुण समझना होगा कि अम्ल जो होते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये बात याद रखनी होगी, ये प्रश्न बनेगा सीधे से कि कौन सा पदार्थ जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, वह पदार्थ जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है कहलाएगा या कहलाता है अम्ल, क्षार, लवण, कुछ भी, तो अम्ल कहलाएगा। कहने मतलब जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इस तरीके से आपके अम्लों के गुण बता दिए गए, ठीक है। ये रासायनिक गुण था। अब इसके बाद अम्लों के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्लों के प्रकार। अम्लों का प्रकार का पढ़ने का मतलब क्या है? अम्लों का वर्गीकरण। अम्ल कितने तरह से होते हैं? तो अम्ल तो स्रोत के आधार पर पहले दो तरह से बांटेंगे, अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, ठीक है। अकार्बनिक में खनिजों से प्राप्त अम्लों को पढ़ेंगे, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4। कार्बनिक में टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सब चीजें पढ़ेंगे जो पौधों से प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। इसके बाद भी और विभाजन है अम्लों के, तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो और हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एक साथ समझेंगे कि अम्लों का वर्गीकरण क्या है। वहां से प्रश्न बनने हैं। साइट्रिक अम्ल, टेट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, स्रोत से प्रश्न बनने हैं। तो अम्लों से जुड़ा हुआ सारा तथ्य इस क्लास में, अगली क्लास में दिया जाएगा। कहने का मतलब तो ये क्लास यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद अगली क्लास में अम्लों का वर्गीकरण दिया जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास जो वर्गीकरण की होगी, अम्लों से ही जुड़ी होगी सारी की सारी क्लास। इसके बाद फिर जो है क्षार पे आएंगे। तो आप इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। फिर जो है हम लोग जो है कंटिन्यू बनाएंगे क्लास।